नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मोदी सरकार बैसाखियों पर बताई जाती है। बैसाखियां हैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, लेकिन अब बीजेपी बैसाखियों को हटाने के मूड में है और इसकी शुरुआत वो महाराष्ट्र से कर रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी अब सांसदों को लेकर ऑपरेशन लोटस चलाने जा रही है। महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने दावा किया है कि महाविकास अघाड़ी के कुछ सांसद हमारे संपर्क में हैं। इस दावे के बाद सूबे की राजनीति में ऑपरेशन लोटस की चर्चा जोरों पर है। मीडिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के संपर्क में शरद पवार की पार्टी के नेता हैं। ऐसे में वो किसी भी वक्त या कुछ समय बाद भाजपा का दामन थाम सकते हैं। सूत्रों की माने तो महाविकास अघाड़ी के 5 से 6 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। केंद्र व मंत्री पद या अन्य कोई जिम्मेदारी का आश्वासन मिलता है तो ये सांसद इस्तीफा देकर चुनाव का सामना करने की तैयारी में हैं। बता दें, बीजेपी की नजर अब 272 के आंकड़े पर पहुंचने की है। वो और जगह भी ऑपरेशन लोटस चला सकती है और अगर बीजेपी 272 पर पहुंच गई फिर नीतीश कुमार और नायडू का बैसाखी का कोई वजन नहीं रहेगा और मोदी नीतीश और नायडू के विरोध पर जो कुछ फैसले रोक लेते हैं वो उनको नहीं करना होगा। महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस के दावे पर कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि भ्रष्टाचार के रास्ते से मिले हुए पैसों के दम पर लोकतंत्र खरीदने का प्रयास ऑपरेशन लोटस है। नाना पटोले ने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा। केंद्र में सत्ता स्थापित करने के लिए बीजेपी को सहयोगी दलों की मदद लेनी पड़ी। ऐसे में बीजेपी के वरिष्ठ लोकसभा सदस्य ऑपरेशन लोटस के लिए प्रयास कर रहे हैं। वहीं बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का कहना है कि पार्टी से सपोर्ट न मिलना और पार्टी के मुखिया द्वारा ध्यान नहीं देने के कारण चुनाव क्षेत्र की समस्या के समाधान नहीं होने से एमवीए के सांसद नाराज हैं और सत्तारूढ़ महायुति के साथ जाना चाहते हैं। इससे चुनाव क्षेत्र का विकास होगा और जनता की समस्याएं हल होंगी, ऐसा विपक्षी सांसद सोचते हैं। महाराष्ट्र में कैबिनेट गठन को लेकर बने सस्पेंस के बीच डिप्टी सीएम अजित पवार ने गुरुवार को और एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। इस दौरान उनकी सांसद पत्नी सुनेत्रा पवार, एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल सहित पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद रहे। सभी नेताओं ने शरद पवार को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। ये मुलाकात पवार के 6 जनपद आवास दिल्ली में हुई। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए अजित पवार ने कहा कि जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने शरद पवार को शुभकामनाएं दी। अजित पवार ने कहा कि मुलाकात के दौरान पारिवारिक बातचीत के साथ साथ सियासी बातचीत भी हुई। एकनाथ शिंदे नाराज थे, एकनाथ शिंदे मान गए थे और अब एक बार फिर से एकनाथ शिंदे नाराज हो गए। खबरें हैं कि महाराष्ट्र के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजित पवार 11 दिसंबर को दिल्ली में थे। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर इन नेताओं को बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करनी थी। इस बैठक में एकनाथ शिंदे का भी शामिल होना था, लेकिन वो दिल्ली गए ही नहीं। इधर बीती रात फडणवीस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं। कहा जा रहा है कि सारी कवायद महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में ज्यादा से ज्यादा रसूखदार कैबिनेट पोर्टफोलियो हासिल करने की है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। याचिका में एक्ट की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना समेत 3 जजों की बेंच में मामले की सुनवाई होगी। बता दें, ये कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 को विद्यमान उपासना स्थलों का धार्मिक स्वरूप वैसा ही बना रहेगा जैसा वो उस दिन था। ये किसी धार्मिक स्थल पर फिर से दावा करने या उसके स्वरूप में बदलाव के लिए वाद दायर करने पर रोक लगाता है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लंबित हैं। इस मामले की सुनवाई वाराणसी में ज्ञान वापी मस्जिद, मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद और संभल में शाही जामा मस्जिद से संबंधित वादों सहित विभिन्न अदालतों में दायर मुकदमों की पृष्ठभूमि में की जाएगी। याचिकाओं में दावा किया गया है कि इन मस्जिदों का निर्माण प्राचीन मंदिरों को नष्ट करने के बाद किया गया था और हिंदुओं को वहां पूजा अर्चना करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव की वीएचपी के एक कार्यक्रम के दौरान की गई टिप्पणी को बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जायज ठहराया। जस्टिस शेखर यादव ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर कहा था कि हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यक के अनुसार ही देश चलेगा। इस कार्यक्रम में दिए उनके बयान पर विवाद हुआ और अब विपक्षी दल मौजूदा संसद सत्र के दौरान जस्टिस शेखर यादव पर चर्चा चाहते हैं। विपक्षी दलों ने जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग लाने संबंधी नोटिस पर भी साइन किए हैं। इसी से जुड़ा सवाल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से भी किया गया। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि न्यायाधीश शेखर यादव जी ने जो बयान दिया है वो 200% सही है।
इसमें यह देखने की जरूरत है कि वो कहां बयान दे रहे थे, किस मंच पर थे। वो विश्व हिंदू परिषद के मंच पर थे। वो एक सही मंच था। माननीय न्यायाधीश महोदय शेखर यादव जी ने कोई कोर्ट में ऐसी बात नहीं की है। बता दें, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लेते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट से जानकारी मांगी है। राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में मोदी सरकार ने स्वीकार किया कि केंद्र सरकार की प्रमुख जांच ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून पीएमएलए के तहत जितने भी मामले 2019 के बाद दर्ज किए गए, उनमें से 5% से भी कम मामलों में सजा सुनाई गई। यानी ईडी के अधिकतर मामले अदालतों में धराशायी हो गए। बार बार इस बात की पुष्टि हुई है कि ईडी सिर्फ राजनीतिक बदला लेने की भावना से ऐसे केस दर्ज करती रही है। हालांकि ईडी ने हमेशा ऐसे राजनीतिक दबाव में काम करने से इनकार किया। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने इस संबंध में सवाल किया था। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जवाब में कहा कि पीएमएलए के तहत दर्ज 911 मामलों में से केवल 42 मामलों में सजा हुई है, जबकि केवल 257 मामले ट्रायल तक पहुंच सके। ऐसे सभी मामले 1 जनवरी 2019 से 21 अक्टूबर 2024 के बीच के हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हाथरस रेप पीड़िता के परिवार से मिलने हाथरस पहुंचे। पीड़िता के परिवार की तरफ से ही राहुल गांधी से मिलने की इच्छा जताई गई थी, जिसके बाद आज राहुल गांधी मुलाकात करने पहुंचे। राहुल गांधी ने परिवार से मुलाकात कर उनकी परेशानी जानी। इस दौरान राहुल के साथ कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। परिवार ने बताया कि जो वादे उनसे किए गए थे वो आज तक पूरे नहीं किए गए। हर समय घर पर पुलिस का पहरा रहता है, जिसके कारण वो पिछले 4 सालों से कैद में रह रहे हैं। आधे घंटे से ज्यादा की बातचीत के बाद राहुल हाथरस से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हाथरस दौरे पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि राहुल गांधी निराशा के शिकार हैं। ब्रजेश पाठक ने कहा कि राहुल गांधी को पता ही नहीं है कि हाथरस में सीबीआई ने जांच कर ली है और अदालत में मामला चल रहा है। आप कभी संभल जाना चाहते हैं, कभी अलीगढ़ जाना चाहते हैं, पूरी तरह से आप पटरी से उतर चुके हैं। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में औद्योगिक क्रांति आ रही है, जबकि आप उत्तर प्रदेश को अराजकता और दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं, लोगों को भड़काना चाहते हैं। कृपया ऐसा ना करें। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई राज्य में बड़े आंदोलन की तैयारी में है। ये जानकारी रामपुर खास से कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा मोना ने एक प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि 18 तारीख को यूपी विधानसभा को सत्र के दौरान घेराव का निर्णय लिया गया है। आज यूपी की सरकार हर विषय पर फेल है, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, निजीकरण की एक विवेचिका आज चुनौती बनकर देश के सामने खड़ी है। दिल्ली की महिलाओं को प्रस्तावित 1000 रुपए की आर्थिक मदद पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त विभाग ने वित्तीय बजट में सब्सिडी का हिस्सा बढ़ने और आर्थिक बोझ का हवाला देकर इसे रोका है। दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपए हर महीने देने का प्रस्ताव किया, जबकि वित्त विभाग का कहना है कि इस अकेली योजना की वजह से सब्सिडी पर सरकारी खर्च 15% से बढ़कर 20% हो जाएगा। कंपनियों का मुनाफा तो बढ़ा है, लेकिन कर्मचारियों की सैलरी नहीं बढ़ी। फिक्की और क्वेश कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सर्वे में बताया गया है कि कंपनियों ने पिछले 4 साल में जमकर मुनाफा कमाया, बावजूद इसके कर्मचारियों की सैलरी में मामूली इजाफा हुआ। रिपोर्ट बताती है कि पिछले 4 साल में कंपनियों के मुनाफे में 4 गुना की वृद्धि हुई, जबकि कर्मचारियों की सैलरी मामूली रूप से बढ़ी है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने इस रिपोर्ट को गंभीरता से लिया है और कॉर्पोरेट जगत से इस बारे में जरूरी कदम उठाने को भी कहा है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने गुरुवार को कहा कि वो अंत तक लड़ते रहेंगे। यून ने गुरुवार को टेलीविजन पर संबोधन दिया, जिसमें उन्होंने पिछले हफ्ते मार्शल लॉ घोषित करने के अपने चौंकाने वाले फैसले का बचाव किया। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास लोकतंत्र के पतन को रोकने और विपक्ष की संसदीय तानाशाही का मुकाबला करने के लिए एक कानूनी फैसला था। बता दें, दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति यून के इस्तीफे या महाभियोग की मांग लगातार बढ़ रही है। हालांकि यून ने इस बात के संकेत दिए हैं कि वो पद नहीं छोड़ेंगे। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।